देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि उत्तराखंड में बेगर प्रथा, बेगर मतलब फोर्स लेबर जिसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड में जो बेगर प्रथा है वो किन रूपों में पाई जाती थी, है ना, मतलब उसके क्या क्या और रूप था और प्रकार था, तो उनके बारे में क्या है ये पूछ रहा है। तो उत्तराखंड में क्या है, बेगर प्रथा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। बेगर प्रथा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि ये जो बेगर प्रथा था, जब यहाँ पे अंग्रेज लोग आए थे तो उन्होंने क्या है अपने सुविधा के लिए ये सारे प्रथा को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसको शुरू किया था। देखिए बेगर प्रथा में क्या होता है कि जो लोग होते हैं उनको क्या फोर्स से, यानी मजबूरी से क्या होता है उनसे काम लिया जाता है। और उत्तराखंड में इसलिए ये ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि उत्तराखंड में उस समय जो सड़क वगैरह था या रास्ते वगैरह था वो पर्याप्त नहीं था। इसलिए अंग्रेजों को क्या था अपने सामान ले जाना, अपने काम करवाना, यानी जो मैनुअली फोर्स है उससे काम करवाना, और उनके जो सामान वगैरह होते हैं, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते, राजस्व कलेक्ट करते, उनके बहुत सारे क्या सामान होते थे, तो उनको ले जाने के लिए क्या होता है इन बेगारों को, यानी जो बिना वेतन दिए हुए उनसे, मतलब ग्रामीणों से काम लिया जाता था, तो इसको बेगार कहा जाता है। बेगार मतलब फोर्स लेबर होता है। आप लोग बताइएगा कि हमारे संविधान के किस आर्टिकल में जो बेगार प्रथा है, यानी जिसको आप कह सकते हैं जो फोर्स लेबर जो सिस्टम है, वो किस आर्टिकल में है, ये भी आप लोग जरा बताइएगा। किस आर्टिकल में फोर्स लेबर का उल्लेख किया गया है कि हमारे यहाँ पे फोर्स लेबर को क्या है बैन कर दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए इसके लिए उत्तराखंड में चला था, और यहाँ पे देखिए तीन रूप उनको दे रखे हैं, एक है कूली बर्दयाश, एक है कूली उतार, एक है कूली बेगार। ये जो तीनों प्रकार है ये क्या है उत्तराखंड में था। अब ये तीनों प्रकार में अलग अलग क्या है। देखिए जो कूली बर्दियास होते थे इसमें क्या होते थे कि जो बेगा लेते थे अंग्रेजों के द्वारा, उसमें क्या होता है कि सामान ढोने के लिए जब एक गांव को छोड़ के दूसरे गांव में जाते थे, उसके में सामान के साथ साथ क्या था खाने पीने का वो जो व्यवस्था की जाती थी, उन सभी व्यवस्था को क्या होता है इसमें शामिल किया गया। उन सभी व्यवस्था को क्या है इसमें शामिल किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। उन सभी व्यवस्था को क्या है इसमें शामिल किया गया। और कुली उतार में क्या होता है, जैसे कोई चीज को हटाना, जैसे कोई रास्ते वगैरह में क्या होता है कोई अवरोध आ गया है, या कोई नाले या नदी या इसमें बाढ़ आ गया है, उस समय जो व्यवस्था होती थी उसको करने के लिए नहीं, घर से बाहर जो बात नहीं गांव के बाहर जो काम होते थे उसको करने के लिए क्या था कुली उतार। देख कुली बर्दाश्त में क्या खान मेनली खाने पीने का व्यवस्था करना या रहने का व्यवस्था करना। और कुली उत्तर में कितना होता है गांव से हटके कोई काम होता था, जो भी काम होता उस समय उसके लिए कुली उतार हुआ करता था। और कुली बेगर का काम होता था जो राजस्व होते थे उसके जो लेखा जोखा या उनके जो भी कागजात वगैरह होते थे, या उनके जो बोझा वगैरह होता है, या उनके जो सामान जैसे राजस्व के रूप में जो अनाज वगैरह जो भी लेते होंगे उस समय, तो उनको पहुंचाने का काम होता है, एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाने का काम क्या था कुली बेगार है। तो ये कुली बेगार को समाप्त करने के लिए आप लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था बागेश्वर में। 14 जनवरी उत्तरायणी के मेले के समय में 14 जनवरी 1921 को यहाँ पे बद्रीनाथ पांडे के नेतृत्व में कुली बेगर के जितने भी रजिस्टर थे, क्योंकि उनमें क्या था गांव के जितने भी युवा लोग होते थे उनके क्या होते थे नाम उस रजिस्टर में लिखे होते थे, और उनको बारी बारी से नहीं अल्टरनेटिव से क्या होता ये काम करना पड़ता था। तो उनमें क्या होता है 1921 में, यानी 14 जनवरी 1921 में बद्रीनाथ पांडे के नेतृत्व में बागेश्वर में जो सरयू और गोमती नदी का संगम है, वहां पे क्या है इन जो भी रजिस्टर वगैरह थे उन सबको क्या है बहा दिया गया था। यानी कुल मिला के कुली बेगर आंदोलन को क्या है समाप्त करने की बात किया गया था, किनके नेतृत्व में किया गया था बद्रीनाथ पांडे में। और कहाँ से खत्म हुआ था बागेश्वर से। बागेश्वर अगर देखिए इसमें दो क्वेश्चन और बन जाता है कि बागेश्वर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो सारे चीज को उसको ध्यान रखिएगा। और किसने किया था बद्रीनाथ पांडे ने, कब किया था 14 जनवरी 1921 में किया गया था। तो ये कुली उतरनी जबरदस्ती काम करवाना, तो ये तीनों प्रकार यहाँ पे मौजूद है।
उसके बाद है उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष किया गया है। देखिए उत्तराखंड क्रांति दल अभी भी है, यूकेडी जिसे कहते हैं आप लोग, तो अभी उनका उतना प्रभाव नहीं। देखिए उत्तराखंड क्रांति दल का गठन इसलिए ही किया गया था कि इनको उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करने के लिए किया गया था। इनका मेन मकसद ये थे। उस समय कुमाऊं के जो कुलपति थे देवीदत्त, उन्होंने क्या है, इसका मेन पहले अध्यक्ष थे, तो ये बनाया गया था 1979 को बनाया गया था। तो उत्तराखंड क्रांति दल का मेन उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो इनका मेन उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य है उत्तराखंड को अलग करना। क्या करना है, उत्तराखंड को अलग करना है, यूकेडी का मेन मकसद। दूसरा है कुटीर ज्योति योजना। यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, ये उस समय के कोई योजना रहा होगा, तो उस योजना के माध्यम से ये किया गया कि कुटीर ज्योति योजना। तो जो कुटीर ज्योति योजना है ये किससे संबंधित है, देखिए ज्योति से समझ में आ रहा है कि ये क्या है, कोई प्रकाश वगैरह या लाइट वगैरह संबंधित है। और कुटीर का मतलब होता है कि छोटे लोग, मतलब छोटे इलाके में, यानी जो बीपीएल या लोग होते हैं, जिनका बीपीएल कार्ड धारक होते हैं, उनको क्या है, क्या देना है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। क्या करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, विद्युत देना, यानी इलेक्ट्रिसिटी देना। आप देखिए इसके माध्यम से जो, देखिए दो तरह के मीटर आता है नॉर्मल में, एक आता है सामान्य मीटर और एक आता है जो इस योजना के माध्यम से जो मीटर चला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो बिजली का जो रेट होता है और जो बिजली के जो मीटर का जो खर्चा है, बहुत क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। इसलिए क्या होता है, इस योजना को लागू किया गया था उत्तराखंड में। क्यों लागू किया गया था, मेन मकसद क्या है कि उत्तराखंड में सभी जगह पे क्या पहुंच जाए, बिजली पहुंचे। क्या पहुंचे, बिजली पहुंचे। तो इसको इस योजना के माध्यम से इसका किया गया था, तो विद्युत से संबंधित है। ठीक है, तो इसको ध्यान देगा, जहां पे नहीं समझ में आएगा उसको पूछ लीजिएगा। दूसरा देखिए 79 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये करेंट का क्वेश्चन है, इसलिए हम उसको डिस्कशन नहीं करेंगे कि करेंट है तो बदल जाएगा, तो इसको हम नहीं करेंगे। करेंट का क्वेश्चन क्या होगा, ये जैसे जैसे समय आएगा तो ये क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, तो करेंट का हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की। देखिए ये हमको शनिवार को जब हम क्लास ले रहे थे उत्तराखंड स्पेशल के, तब आपको बताया था कि उत्तराखंड के जो गठन के लिए बातचीत की गई थी, सबसे पहले एच डी देवगौड़ा जी ने क्या है, 1996 में, कब, 1996 में, ध्यान दीजिएगा 1996 में लाल किले से क्या होता है, उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की बात की थी। लेकिन उस समय बने नहीं थे। ठीक है, उस समय बने थे, एच डी देवगौड़ा हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। और जब उत्तराखंड जब बने थे तब कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। ध्यान दीजिएगा उत्तराखंड बने थे, आप जो जानते हैं 2000 को बना थे, यानी 9 नवंबर 2000 को बने थे, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे उत्तराखंड का गठन हुआ। और जब पहली बार घोषणा की गई लाल किले से, तो वो कौन थे, एच डी देवगौड़ा थे, गौड़ा थे। कौन थे, एच डी देवगौड़ा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, निम्न में से उत्तराखंड के डोला पालकी आंदोलन से देखिए जो डोला पालकी आंदोलन है, ये उत्तराखंड में जो मेनली बेसिकली जो टमटा समुदाय से लोग थे, या कह सकते हैं अनुसूचित जाति समुदाय से जो लोग थे, या कह सकते हैं कि उस समय के भाषा में, देखिए आजकल हरिजन शब्द समाप्त कर दिया गया था, है उस समय के जो हरिजन समुदाय के हैं, उनको क्या था कि जो उच्च वर्ण के लोग थे, उनके घर के सामने से क्या है कि जो दूल्हा होते थे उनके डोली को क्या होता है, कंधे, पहले कंधे पे ले जाता था। तो कंधे पे ले जाना क्या था, मना था। कंधे पे ले जाना था क्या था, बैन था। तो इसको सबसे पहले इसका जो विरोध किया था, वो जयनंद भारती ने इसका विरोध किया था। किसने विरोध किया था, जयराम भारती ने विरोध किया था। तो डोला पाल की आंदोलन किस संबंधित है, जयानंद भारती से संबंधित है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो टमटा समुदाय है, इनको समझ लीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टमटा जो समुदाय है ये क्या है, ये बर्तन, या कह सकते हैं कि जो बर्तन बनाने के लिए क्या था, ये फेमस है। टमटा समुदाय किसके लिए है फेमस। और इसीलिए आप लोग जानते हाँ हैं जो देखिए। अल्मोड़ा है ना, अल्मोड़ा को क्या कहा जाता है, हाँ। अल हाँ बताइए। तांबा के बर्तन।
हाँ, बर्तन बनाने के लिए जो कागज, वो क्या कहते हैं, पीतल वगैरह या तांबे के बर्तन पहले बनते थे, उसके लिए बहुत फेमस है। इसलिए हाँ। अल्मोड़ा को देखिए क्या कहा जाता है, अल्मोड़ा को पीतल नगरी कहा जाता है। उत्तराखंड में क्या कहता है, इसको पीतल नगरी कहा जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि अल्मोड़ा में क्या होता है, सबसे ज्यादा ये समुदाय पाए जाते हैं। टमटा समुदाय या आर्य समुदाय सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, अल्मोड़ा में पाए जाते हैं। और अल्मोड़ा को क्या कहा जाता है, पीतल नगरी कहा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद को कहा जाता है ना पीतल नगरी, उसी प्रकार से उत्तराखंड के अल्मोड़ा को क्या कहता है, पीतल। यहाँ पे क्या होता है, ये बर्तन बनाना होता है। और अल्मोड़ा दूसरे मिठाई के लिए भी फेमस है, बाल मिठाई के लिए, तो आप लोग जानते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो जयराम भारती ने इसको किया था कि जो निम्न जाति के लोग थे, उनके जो पालकी या डोला जो दुल्हन होते थे, उनको सवर्ण या उच्च जाति के लोगों के घर के सामने से उनको पैदल चल के जाना पड़ता था, तो उसको क्या, उसका विरोध किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड में निम्नलिखित में किस तहसील ने 2001 से 11 के दौरान दशक के नियंत्रण में, देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, पलायन बहुत ज्यादा हो रहा है उत्तराखंड में, यानी माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल और जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट से क्या था, सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। हम लोग जानते हैं कि जो भूतिया गांव बन गए हैं, भूतिया गांव का मतलब क्या है, पलायन करना, कि वहां से लोग क्या है, पलायन करके पर शहरों में या दूसरी जगह पे जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे रोजगार के जो साधन है या रिसोर्स है, वो धीरे धीरे समाप्त हो गए हैं। आप बताइए कि रोजगार के साधन क्यों समाप्त होते हैं, इसके बहुत और भी बहुत सारे कारण है, लेकिन सबसे ज्यादा कारण क्या है, यहाँ पे पहले क्या था कि उत्तराखंड में जो भूमिधरी होते थे, मतलब जिनके पास जमीन होते थे, उनको टैक्स देना पड़ते थे। इसलिए क्या होता है, उनको भूमि पर अनाज उगाना कंपलसरी था। लेकिन क्या है, जब 1962 में यहाँ पे नया भूमि अधिकार कानून लागू किया गया है, तब क्या गया कि उन्होंने बताया कि लगभग 3.5 एकड़ जो जमीन जिनके पास होते थे, मतलब कम मात्रा में, उनको क्या है, टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। यानी जो भू राजस्व होता था, यानी लैंड रेवेन्यू जो होते थे, उसको मुक्त कर दिया। तो इससे जो कम खेती बाड़ी जितने लोग थे, उन्होंने अपना खेती बाड़ी छोड़ दिया। अब खेती बाड़ी छोड़ दिया तो पशुपालन छोड़ गया, उनके क्या होगा, धीरे धीरे वो क्षेत्र क्या है, बंजर बनते गए, और जो जमीन था वो भी खराब हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए होता है। तो देखिएगा, 2001 से लेकर 11 के बीच में जो क्षेत्र है, भिकिया सेन, यहाँ पे इस तहसील में सबसे ज्यादा कमी आया। और अगर जिला अगर बोले, तो जिला में अगर बोले तो पौड़ी गढ़वाल लगाइएगा। सबसे ज्यादा जो पलायन हुआ है वो पौड़ी गढ़वाल से हुआ है। इसको ध्यान देगा, और जिले में इसको ध्यान देगा। अगला देखिए, ग्लेशियर, कल आप लोगों को बता रहा था ग्लेशियर। देखिए यहाँ पे उत्तराखंड के कुछ ग्लेशियर हैं। कफनी ग्लेशियर बागेश्वर एकदम ठीक है। रालम ग्लेशियर आपके क्या है, पिथौरागढ़, ये भी ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर, ये भी क्या है, टिहरी गढ़वाल में है। और नामिक ग्लेशियर ये गलत है। देखिए जो नामिक ग्लेशियर है, ये आपका पिथौरागढ़ में है। ये कहाँ है, पिथौरागढ़ में है, इसको मिला लीजिए। नामिक ग्लेशियर कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में है। और बाकी क्या है, सही सुमेलित है। ग्लेशियर आपको बताया था कि बर्फ जहाँ पे जमी होती है, इसको ग्लेशियर कहा जाता है, या इसको हिमनद भी कहा जाता है। तो इनको ग्लेशियर या हिमनद इनको कहा जाता है। तो कहाँ पे है ये, नामिक ग्लेशियर आपके पिथौरागढ़ में है। नामिक ग्लेशियर कहाँ पे है, आप लोग उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में डिस्ट्रिक्ट में ये मौजूद है। सर, हाँ। ये जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना, ये ऋणात्मक ऋणात्मक जनसंख्या वाला, हम्म। तो इसमें जो भिकिया सेन है ये तो अल्मोड़ा में आता है ना, लेकिन आप जैसे मैंने आपने ये कहा बोला कि ना कि जिले के हिसाब हम्म, से क्या है, पौड़ी गढ़वाल जाता है, ये तहसील पूछा है ना। अच्छा तहसील है तो हाँ। फिर अल्मोड़ा का भिकिया सेन। हाँ। मैंने बोला कि 2 जिले से ज्यादा पलायन हुआ है। आप लोग अगर अच्छा। दौराहाट वाले क्षेत्र में, अगर आप लोग अगर उससे जान पहचान होता है, दौराहाट वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा पलायन हुआ है। गांव के गांव खाली हो गया है। तो इन 2 जिलों में देखिए, अल्मोड़ा जिला थोड़ा सा जनसंख्या में कम है ना, पौड़ी गढ़वाल बड़ा बहुत बड़ा जिला है, इसलिए वहां पे ज्यादा पलायन हुआ है, संख्या की बल के आधार पे बोल रहा हूँ, ठीक है। जिले के आधार पर ये ओके। तहसील पूछा है यहाँ पे। इसको ध्यान रखिएगा, जिला लगाइएगा तो पौड़ी गढ़वाल लगाइएगा, जिला पौड़ी गढ़वाल। अगला देखिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है, जो कुनिंद शासन थे उनके समय में जो क्वाइंस शुरू किया गया था, वो कहाँ से प्राप्त हुआ। देखिए, पुनिंद कालीन जो कॉइन्स थे या जो सिक्के हैं, ये क्या है, ये आपके कुमाऊं क्षेत्र से प्राप्त हुआ है।
कुमाऊं में मेनली अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ। यानी अल्मोड़ा मतलब कत्तूर घाटी जो है उसी से प्राप्त हुआ। आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? जो कत्तूर घाट है उसी से, घाटी है, इसी से प्राप्त हुआ। कुनिन, जो कालीन सिक्का, देखिए कुनिन वंश क्या है, इनमें सिक्का बहुत पाया गया है। और अल्मोड़ा के जो म्यूजियम है उसमें इनके सिक्के रखे गए हैं। ध्यान दीजिएगा, कुनिन के सिक्के पाए गए हैं। सबसे पहले सबसे पहले सिक्के किनके हैं? कुनिंदो के सिक्के। इनके सिक्के का संग्रह कहाँ पे है? अल्मोड़ा म्यूजियम में है। आप अगर कभी जाए तो उसको देख लीजिएगा, इसको ध्यान देगा। अगला है, निम्न में से कौन सा मैत्री आंदोलन के जनक? देखिए मैत्री आंदोलन आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में इसमें बहुत फेमस है। और ये होना भी चाहिए कि पर्यावरण के रूप से, नहीं इन्वायरमेंटल को अगर कंजर्वेट करना है तो ऐसे बहुत सारे जो एक्टिविटीज है उसको क्या है, हमारे कल्चर के साथ ऐड कर देना चाहिए या धर्म के साथ ऐड कर देना चाहिए। जैसे क्या है, कल्याण सिंह रावत जी ने किया है। इस आंदोलन का शुरू किसने किया है? कल्याण सिंह रावत जी ने किया है। इसमें आप लोग जानते हैं कि जो शादी होता है उसमें शादी के बाद पेड़ लगाया जाता है दूल्हा और दुल्हन के माध्यम से। इसमें गांव के महिलाएं भाग लेती है, और जो मेन महिलाएं होती है उनको दीदी कहा जाता है। ये सब आप लोग जानते हैं। और इनको क्या है, एक कल्चर के रूप में इसको स्टार्ट कर दिया। अब क्या है, शादी के कार्ड में भी क्या है, इसको अब मेंशन करना शुरू कर दिया गया है। देखिए एक तो है आपका मैत्री आंदोलन, ये तो है ही है। इसके साथ साथ उत्तराखंड में एक कल्चर और है, आप लोगों ने देखा होगा, जो देव वन होते, देव वन अगर आप लोग सुने होंगे तो देव वन भी क्या होता है, इस तरह के कल्चर के साथ इसको जोड़ा गया है। देव वन में क्या होता है कि जहां जिन क्षेत्रों को देव वन घोषित किया जाता है उन क्षेत्रों के पेड़ पौधे को नहीं काटे जाते हैं, या वहां पे जितने भी फॉरेस्ट एक्टिविटीज होते हैं वो क्या होता है, लोग उनको नष्ट नहीं करते। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। कौन सा? देव वन को भी याद रखिएगा। उत्तराखंड में है, पिथौरागढ़ है, इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा पाया जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में एक ऐसा जनजाति है जो जंगलों से संबंधित है या लकड़ी के सामानों के उत्पादन से संबंधित है, जिसे राजी जनजाति कहते हैं। ये लोग पूरी जंगलों पर निर्भर है। राजी जनजाति क्या है, मेनली पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं। और ये क्या है, ये वन से संबंधित जनजाति है। और ये क्या होता है, लकड़ी के सामान को बनाने के लिए फेमस है। कौन है? राजी जनजाति। कहाँ पाया जाता है? पिथौरागढ़ में पाया जाता है। मेनली पिथौरागढ़ में ये पाया जाता है। इनकी संख्या उत्तराखंड के 5 जनजातियों में सबसे कम है। 5 जनजातियों में क्या होता है, इनकी संख्या कम है। तो ये गोरा देवी आप लोग जानते हैं, इन्होंने कौन सा आंदोलन शुरुआत किया था? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। मेन इन्होंने शुरू किया था 73-74 में, 1973-74 में चमोली में रैनी गांव से। आप लोग जानते हैं कहाँ शुरू किया था? रैनी गांव से। रैनी गांव कहाँ पे? चमोली। और इसी को, इन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा और चंद्री प्रसाद भट्ट जी ने क्या होता है, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इन्होंने नारा दिया था, वन बचाओ पर्वत बचाओ की नारा दिया था। ठीक है, हिमालय बचाओ की नारा इन्होंने दिया था। और चंद्री प्रसाद भट्ट जी को क्या है, इसके कारण क्या, रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया था। चंद्री प्रसाद भट्ट जी को कौन सा अवार्ड दिया गया था? रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। जो रमन मैग्सेसे जो अवार्ड होता है, इसे एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। जो कौन देते हैं? फिलीपींस जो एक देश है उनके द्वारा दी जाती है। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया था? चंद्री प्रसाद भट्ट जी को दिया गया था। और रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है उसको एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, और फिलीपींस जो देश है उनके द्वारा दी जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि चिपको जो मूवमेंट है ये सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, तो चिपको मूवमेंट आप लोग जानते हैं ये सबसे पहले राजस्थान में शुरू हुआ था। ध्यान दीजिएगा, जब राज घराने हुआ करता था उस समय। और राजस्थान में एक जनजाति का नाम आप लोगों ने सुना होगा जिसको बिश्नोई कहते हैं, आजकल बहुत फेमस हो रहा है। इसको ध्यान रखिएगा। आज बिश्नोई समाज के जो लोग होते थे, ये क्या है, पेड़ और जंतुओं से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। आप लोग जानते हैं कि सलमान खान ने काले हिरन को मार दिया था। तो काले हिरन क्या होता है, इनके सबसे प्रिय एनिमल होते हैं, तो उनको संरक्षण करते हैं। तो इसलिए देखिए आपका इसका चर्चा में लॉरेंस जो बिश्नोई वो सलमान खान के उनको मारने वारने के चक्कर में है, तो इसी का मारा जाता है। तो सबसे पहले राजस्थान में क्या है, जो बिश्नोई समाज के लोग थे उन्होंने सबसे पहले क्या है, चिपको आंदोलन शुरू किया है। इसको भी ध्यान रखिए। कभी के देखिए, कभी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उत्तराखंड के बारे में तो लगभग सब जानते हैं, लेकिन
चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, ये इससे कब शुरू हुआ था ये नहीं मालूम है ना, तो इसको समझिए कि किस समुदाय के लोगों ने शुरू किया था। विष्णु समाज के लोग शुरू किया था, और विष्णु समाज के लोग वन और जो पशु होते थे उसको बहुत ज्यादा पवित्र मानते या अपना मानते हैं, तो उसको समझिए कहाँ पे अधिक पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है विष्णु समाज के लोग। इसलिए जो क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उन सारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कहीं कहीं पर भी डाउट है तो तुरंत उसको पूछिएगा। सभी लोग पूछिएगा, एक लोग नहीं कि मतलब एक ही लोग पूछ रहे हैं। इससे क्या होगा कि अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग विचारे आते हो, तो उनसे अलग है। देखिए उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित, देवभूमि सॉफ्टवेयर। अब देवभूमि सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है, भू अभिलेखों से संबंधित है। कि इससे क्या होता है कि जमीनों का क्या होगा, लेखा जोखा रखा जाएगा। अभी देखिए उत्तराखंड में तो शुरू नहीं किया है, उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में क्या होगा, इसरो के मदद से, इसरो के मदद से क्या होगा कि जिस जो जमीन है उसका क्या होगा, सीमांकन करना शुरू कर दिया। इससे क्या होगा, फ्रॉड नहीं हो पाएगा। अगर कोई व्यक्ति अगर चाहे कि पटवारी अगर घूस लेके या कुछ भी करके, या लेखपाल घूस लेके अगर गलत नामों से अगर इसका मेंशन कर दे, तो उससे क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति क्या होता है, सैटेलाइट के माध्यम से क्या होता है, उन चीजों को क्या है, उसको निरीक्षण कर सकता है। तो ध्यान देगा। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पे है, तो देखिए सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पे है, देहरादून में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। सॉफ्टवेयर क्या है, पार्क, जिसे आईटी पार्क भी कहा जाता है, तो ये कहाँ पे है, देहरादून में है। इसको ध्यान देगा। उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा विद्युत परियोजना है, तो धौली गंगा जो विद्युत परियोजना है ये आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। देखिए धौली गंगा, दो धौली गंगा है। एक पूर्वी धौली गंगा है और एक पश्चिमी धौली गंगा है। जो पश्चिमी धौली गंगा है ये अलकनंदा में मिल जाती है, और जो पूर्वी धौली गंगा है ये क्या होता है, ये काली नदी, मतलब पहले गोरी नदी में मिलती है फिर काली नदी में मिल जाती है। तो दो धौली गंगा है, तो पिथौरागढ़ वाले में क्या होता है, इसमें आपका धौली गंगा जल विद्युत परियोजना शुरू किया गया है। इसको ध्यान दीजिए। उत्तराखंड की निम्नलिखित महिलाओं में द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मानित प्रथम महिला कौन है। देखिए सबसे पहले हंसा मंडराल को दिया गया था। क्या है उनको, हाँ। अब देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है क्या, पहले समझ लीजिए ये क्या है। जो खेलों के जो प्रशिक्षक होते हैं, यानी जिसको ट्रेनर कहा जाता है या टीचर कह सकते हैं, उनको दिया जाता है। किसको दिया जाता है, प्रशिक्षक जो होते हैं उनको दिया जाता है। किनको दिया जाता है, प्रशिक्षक जो होते हैं उनको ये दिया जाता है। जो खेलों के जो प्रशिक्षक होते हैं या कोच कह सकते हैं, उनको कोच को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, कोच जो होते हैं खेलों के उनको दिया जाता है। तो उनको कौन से दिया जाता है, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार। देखिए अभी अगर आपसे पूछा जाए खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो जो मेजर ध्यान सिंह खेल रत्न जो पुरस्कार है, उसको सबसे भारत का क्या है, सबसे बड़ा खेल सम्मान है। कौन सा है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न। पहले उसको राजीव गांधी खेल रत्न कहते हैं, उसका नाम बदल के आपका कर दिया गया मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। और जो अर्जुन पुरस्कार है वो सेकंड नंबर पे है। अर्जुन पुरस्कार में क्या होता है, खेल वो जो ध्यानचंद्र के बाद सेकंड नंबर पे आता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगले देखिएगा, किस गवर्नर नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय दिया था। देखिए गुरु राम राय आप लोग जानते हैं कि देहरादून में निवास किया था, और माना जाता है कि देहरादून का नाम गुरु राम राय के डेरा डालने का नहीं इनका नाम पड़ा है, वो लोग मानते हैं। गुरु राम राय क्या है, जो संप्रदाय शुरू किया था उसको उदासी संप्रदाय कहा जाता है। कौन सा संप्रदाय कहते हैं, गुरु राम राय उदासी संप्रदाय कहा जाता है। आप लोग जानते हैं कि देहरादून में एक मेला लगता है जिसको झंडा मेला कहते हैं। ये गुरु राम राय के द्वारा स्थापित किया हुआ है। ठीक है। और गुरु राम राय का जो समाधि है वो देहरादून के जो शहर है उसके बीचों बीच है। और इनका बहुत क्या है, स्कूल वगैरह चलते हैं, कॉलेज वगैरह है, यूनिवर्सिटी वगैरह इनके हैं, तो उसको ध्यान रहे गुरु राम राय के बारे में। अब गुरु राम राय किसके समय पे आए थे, फतेह शाह के समय पे इन्होंने संरक्षण दिया था। जो गढ़वाल के जो पाबर वंश थे, तो पाबर वंश के जो शासक थे फतेह शाह, तो फतेह शाह ने इनको क्या है, संरक्षण दिया था। किसने दिया था, फतेह शाह ने इनको संरक्षण दिया। इसको ध्यान रखिएगा, किसने दिया था संरक्षण, फतेह शाह ने इनको संरक्षण दिया था।
तो फतेह शाह ने इनको संरक्षण दिया था गुरु नंबर। और उनकी समाधि कहाँ पे है? देहरादून में है। और देहरादून में जो झंडा मेला लगता है, इन्हीं के याद में रखा है, लगता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, कह रहा है कि चंद्र वंश के शासन में शीर्ति क्या था? तो चंद्र वंश के शासन में शीर्ति क्या है? भूमिकर था। क्या था? भूमिकर। भूमिकर के रूप में इसको इस्तेमाल किया। देखिए, चंद्र वंश के शासन समय सबसे पहले इन्होंने चंपावत में अपनी राजधानी बनाया। बाद में अल्मोड़ा में इन्होंने राजधानी बनाया। और चंद्रवंश के समय पे उनके जो राष्ट्रीय चिन्ह था वो क्या? गाय हुआ करता था। उनके बहुत सारे शासक है, आपको हिस्ट्री में उन सभी शासकों के बारे में अलग अलग पता जाएगा। ठीक है। श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है। देखिए, श्रीदेव सुमन हम जानते हैं जो गढ़वाल से थे, और उतना जो गढ़वाल जो रियासत था, जिसे आजकल टिहरी रियासत जिसे कहा जाता है, उसको खत्म करके वहां पे लोकतंत्र लाना चाहते थे। इनका मन मिक्सअप था। लेकिन क्या होता है, इसी के बीच में उसको जेल में बंद कर दिया गया, और उनका वहां पे क्या है, भूख हड़ताल के कारण देहांत हो गया। ठीक है, भूख हड़ताल के कारण कब दिया? 25 जुलाई 1945 को उनका देहांत हो गया। तो ध्यान रखिएगा। और इन्होंने 84 डे तक क्या किया? भूख हड़ताल किया। ध्यान दीजिएगा, 84 डे तक क्या है, इन्होंने बिना खाए पिए क्या है, धरना प्रदर्शन किया, जो भी जिसको अमरण अनशन कहा जाता है। तो उसको श्रीदेव सुमन जी ने बलिदान दिया था, और टिहरी रियासत के खिलाफ। और एक बात ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले गढ़वाल और कुमाऊं को मिला के उत्तराखंड बनाने की जो संकल्पना है, सबसे पहले श्रीदेव सुमन ने ही प्रस्ताव रखा था। ठीक है, श्रीदेव सुमन ने ही क्या है, इनको प्रस्ताव रखा था, क्या है, जो कुमाऊं और गढ़वाल को मिला के एक अलग सा राज्य बनाया जाए। इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, राइफलमैन गबर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था? ये था फेस्टुवट में। और फेस्टुवट कहाँ पे है? जर्मनी में। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसी समय ये लड़े थे, और उनके समय में क्या था, उनको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। कब? द्वितीय विश्व युद्ध। देखिए, द्वितीय विश्व कब हुआ था? 1939 से लेके 1945 तक के बीच में क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध में क्या है, इनको दिया गया था फेस्टुवट। यानी कहाँ पे है? जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी की राजधानी कहाँ पे है? जर्मनी की जो राजधानी है वो बर्लिन है। ध्यान दीजिएगा, जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन है। अगला देखिए, मई 1938 में श्रीनगर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो इसमें भाग लिया था, सभी ने भाग लिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तो जानते हैं, जो हमारे देश के पहले क्या बने? पीएम बने। श्रीदेव सुमन, जो अभी आपको बताया। श्री लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में जानिएगा। ये क्या है? नेहरू जी के बहन थे। नेहरू जी के क्या है? बहन थे। और ये क्या है, रूस में सबसे पहले हमारे क्या बने थे? रूस में सबसे पहले भारत का क्या बना? रूस में ये भारत के क्या थे? राजदूत थे। और एक बात और समझ लेगा, यूएनए में जो यूएनओ, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है, ये पहली महिला है, और भारत से है, जो यूएनए का जो महासभा होते हैं उनके अध्यक्ष बनी थी। यूएनए आप लोग बताऊंगा, तो जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ है, उनके जो असेंबली होते हैं उनके पहले अध्यक्ष थी, और पहली महिला अध्यक्ष भी थी। इसको ध्यान देगा। तो ये विजय लक्ष्मी पंडित है, जो जवाहरलाल नेहरू के क्या थे? बहन थी। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में जानिएगा। देखिए, ये जो श्रीनगर में आयोजन हुआ था, इसी में क्या है, जो उत्तराखंड को, गढ़वाल और कुमाऊं को मिलाकर एक उत्तराखंड बनाने की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग को, अनासक्त आश्रम कोशानी से संबंधित है। तो ये कौन से संबंधित है? ये महात्मा गांधी से संबंधित है। आप लोगों को मालूम होगा, 1929 में गांधी जी कहाँ आए थे? कोशानी। कोशानी मतलब बागेश्वर। उस समय अल्मोड़ा में हुआ करता था, समझ लीजिएगा। यहाँ पे गांधी जी आए, और उन्होंने गीता पर एक क्या लिखे? अनासक्ति, गीता का टीका लिखा, जिसको अनासक्ति योग कहा जाता है। यह अनासक्ति आश्रम का भी निर्माण किया। तो अनासक्ति योग कहाँ लिखा है? कोशानी में। किसने लिखा? महात्मा गांधी ने। और ये किसका है? गीता पर लिखा गया टीका है। और इसी समय क्या है,
कोशानी को क्या कहा गया, आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि गांधी जी ने कोशानी के बारे में क्या कहा था, यानी कोशानी को क्या कहा, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 1929 में आए थे, तो गांधी जी ने कोशानी को क्या कहा था, उत्तराखंड का या भारत का क्या कहा था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन आए थे, महात्मा गांधी। इसको ध्यान रखिएगा, कब आए थे, 1929 में आए थे। और यहाँ पे क्या लिखा, अनासक्ति योग, अनासक्ति योग या अनासक्ति आश्रम की स्थापना की थी शो। ठीक है, मरोज क्या है, मरोज क्या है, एक प्रकार का क्या है, फेस्टिवल है। आप लोग जानते हैं ना फेस्टिवल। आप बताइए मरोज क्या है, आप लोग बता सकते हैं कि मरोज जो फेस्टिवल है वो किस जाति के या किस संप्रदाय के लोग या कौन से जनजाति के लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं। ठीक है, स्विट्जरलैंड कहा था, भारत का क्या कहा था, स्विट्जरलैंड कहा था, एकदम सही बोले हमने। देखिए जो मरोज है ये क्या था, जोनसरी के बारे में आप लोग जानते हैं, जो देहरादून के चक्राता वाला क्षेत्र में पाए, हाँ, मतलब है। तो इन्होंने क्या, ये क्या है, एक जनजातीय क्या है, फेस्टिवल है, जो कौन मनाते हैं, जोनसारी लोग मनाते हैं। जोनसारी लोगों का मुख्य देवता कौन सा है, महासु देवता उनके मुख्य देवता है, ध्यान देगा। देखिए अभी आप लोगों को क्वेश्चन बताए थे, जो गांधी जी संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी बताए थे, और सुमन देव संबंधित वो भी क्वेश्चन आपको बताया था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया। तो नायक जो सुधार के लिए नायक बालिका रक्षा कानून जो पारित किया गया, ये 1929 में किया गया था। कब किया था, 1929 में किया गया था, उत्तराखंड में। ये भी क्या है, जो निम्न जाति से संबंधित ये भी आंदोलन था। धन्यवाद। 1917 में अगला क्वेश्चन है, 1917 में 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। कौन सा है, कुमाऊं जो परिषद है, इसका पहले अध्यक्षता किसने किया था। तो इसके पहले अध्यक्षता किया था आपका बद्री प्रसाद पांडे ने किया था। किसने किया था, बद्री प्रसाद पांडे ने किया था। तो पहले अल्मोड़ा अधिवेशन में, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला है, यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रमन को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया है। यह उत्सव किस जनपद संबंधित है। आप लोग जानते हैं जो रमन है, इसको विश्व अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर को 2009 में इसको शामिल किया गया था। यह भी क्वेश्चन आपके उत्तराखंड पीसीएस में यानी लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा गया है। और रामायण में क्या होता है, अलग अलग जो कलाकार होते हैं अलग अलग वेशभूषा में क्या होता है, मंचन करते हैं, रंगमंच का खेल है। और ये क्या होता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। क्या होता है, चमोली। कब इसको अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है, ये आपका 2009 में किया गया है। ये डिस्ट्रिक्ट में है, और इसमें जो अलग अलग प्रकार के वेशभूषा के माध्यम से इसमें पार्टिसिपेट लोग करते हैं। इसमें लोग क्या है, अलग अलग रूप में क्या है, इसमें पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट इसमें करते हैं। इसको ध्यान रखिए। अगर देख, खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है। जो खुमरी पंचायत है ये आपके थारू जनजाति से संबंधित है। किससे है, थारू। थारू जनजाति मेनली उधम सिंह नगर में पाए जाते हैं। मुख्यतः बोल रहा हूँ, मेनली क्या है, मुख्यतः उधम सिंह नगर में पाए जाते हैं। और ये जो जनजाति है, ये जो मंगोल प्रजाति है उसी के अनुसार इनको माना जाता है, या कहीं कहीं पर इनको क्या है, जो महाराणा प्रताप के वंशज है उनके वंशज माना जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जो धरपकड़, जो विवाह वगैरह होते हैं, विवाह के अलग अलग जो प्रथाएं होती है उसमें इसको दिया जाता है। तो इसमें थारू जनजाति और एक बात और समझिए, जनजाति आपको बताया जाएगा, पूरा 5 जनजाति के बारे में पढ़ाया जाएगा। एक बात समझिए कि उत्तराखंड में जनसंख्या के आधार पर सबसे जो बड़ी जनजाति है वो है थारू जनजाति। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, वो है आपकी थारू जनजाति है, जनसंख्या के आधार पर क्या है। उसके बाद आता है जोनसारी। उसके बाद कौन सी जनजाति आती है, जोनसारी। उसके बाद आता है आपका भोटिया
और उसके बाद आता है भुक्शा, और उसके बाद आता है राजी। अगले 1922 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तरुण कुमायूं शुरू किया था उन्होंने, ध्यान दीजिएगा। और एक बात समझ लीजिए, जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल है, इन्होंने जो मोलाराम से संबंधित जो चित्रकला है उसको विश्व पटल पे लाने का काम किसने किया है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने किया है। किनके? मोलाराम। मोलाराम हम लोग जानते हैं कि मोलाराम उत्तराखंड में जो श्रीनगर या कह सकते हैं गढ़वाल क्षेत्र के सबसे बड़े क्या है, चित्रकार थे। ठीक, कौन थे? मोलाराम। मोलाराम सबसे बड़े क्या थे, चित्रकार थे। और ये क्या है, इनके जो वंशज है, दारा शिकोह के साथ क्या था, जो दारा शिकोह यहाँ पे आए थे, उनके पुत्र, दारा शिकोह के जो पुत्र थे शाह शुजा, तो उनके साथ क्या था, ये कहाँ आए थे, जो उस समय के जो परमार वंश थे या पावर वंश से कहा जाता है, उनके दरबार में आए थे। और मोलाराम का जो चित्र संग्रहालय है वो श्रीनगर में स्थित है। कहाँ पे है? श्रीनगर में स्थित है। तो इनके चित्र संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? श्रीनगर में। उसके बाद बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने एक इनके में एक किताब लिखा था, सम नोट्स ऑफ मोलाराम। आप पुस्तक का नाम सुने होगा, सम नोट्स ऑफ मोलाराम। तो सम नोट्स ऑफ मोलाराम क्या है, ये किनके पुस्तक है? ये है आपके बैरिस्टर मुकुंदी लाल के हैं। और एक बात और ध्यान देकर, जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल है, जो नरेंद्र नाथ शाह थे, इन्होंने क्या था, इन्हों में जो टिहरी है, टिहरी का न्यायाधीश भी इसको नियुक्त किया गया था। ये भी याद रखेगा। जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल है, इनको जो नरेंद्र शाह है उन्होंने क्या बनाया था, इनको न्यायाधीश बनाया था, यानी जज बनाए थे। वहां पे टिहरी राज्य में इन्होंने जज बनाए थे। और इन्होंने क्या है, इसको काम किया था। अगला देखिएगा, टिहरी पर्चा मंडल की स्थापना कब हुई? टिहरी जो पर्चा मंडल है, इसकी स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1939 में। देखिए, टिहरी पर्चा मंडल का मकसद क्या था, पहले समझ लीजिएगा। देखिए, टिहरी पर्चा मंडल क्यों बनाया गया था? आप लोगों ने देखा गया उत्तराखंड में कुमाऊं कांग्रेस का नाम सुने होंगे, या कांग्रेस का नाम सुने होंगे, या और भी बहुत सारे संगठन बने हैं, लेकिन गढ़वाल में क्यों नहीं बने हैं? पहले समझ लीजिए कि गढ़वाल में या टिहरी में, वहां पे क्या था, वहां पे राजा का शासन था, जो आपका परमार वंश के शासक थे, या पावर वंश के शासक कहते हैं, या शाह वंश के शासक जिसे कहा जाता है। लेकिन कुमाऊं में क्या था, अंग्रेजों का शासन। तो यहाँ पे क्या था, ये सारे संगठन बने थे। तो पर्जा मंडल का मतलब होता है कि जहां पे रियासत हुआ करते, कि वहां के जनता भी क्या है, आजादी की लड़ाई में भाग ले। क्योंकि पहले ये माना जाता कि जो रियासत के जनता को इसलिए पार्टिसिपेट से रोका जाता था कि इससे क्या हुआ, कि वहां के जो आम जनता है और वहां के जो शासक है, वो क्या होता, आम जनता से क्या होगा, नाराज हो जाकर उन पर बहुत सारे अत्याचार करेंगे, इसलिए ऐसा पहले इनको मना किया जाता था, ध्यान दीजिएगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, कि जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया, तो इसमें प्रजा मंडल का गठन किया गया, और उसमें जो देशी रियासत है, जैसे श्रीदेव सुमन क्या थे, टिहरी रियासत के थे। तो टिहरी रियासत के होने के कारण क्या है, फिर भी उन्हें प्रजा मंडल। हाँ, देखिएगा। तो कहाँ पे कब हुआ था? 23 जनवरी 1939 को यहाँ पे हुआ था, टिहरी राज्य प्रजामंडली गठन हुआ था। ये कहाँ कहाँ हुआ था? जहाँ पे देशी राजा हुआ करता था। तो देशी जहाँ राजा हुआ था वहां पे इस तरह के होते थे, इसको समझते थे। लेकिन अगला देखिएगा, क्वेश्चन है कि कत्यूरी काल में प्रभाव तार कौन थे? प्रभाव तार, देखिए प्रभाव तार कौन थे? ये थे कि जो भूमि के जो नाप करने वाले अधिकारी होते थे, उनको कहा जाता था। उस समय के जो होते थे उनको कहा जाता था। इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि राजतंत्र में क्या था, जो रेवेन्यू का जो मेन सोर्स क्या था, भू राजस्व था। एक बात ध्यान रखिएगा, जो राजतंत्र हुआ का था उसमें भू राजस्व क्या था, इनकम का मेन सोर्स होता था। आजकल देखिए इनकम का मेन सोर्स क्या है, नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया? यानी जैविक कृषि का मतलब होता है कि जो यहाँ पे बिना रासायनिक खाद और दवा का इस्तेमाल किए हुए खेती की जाए, यानी ऑर्गेनिक रूप से खेती की जाए।
आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा, भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है जहां पे किसी भी प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया जाता है। और उत्तराखंड में ये पास किया गया था, 2001 में पास किया गया, अधिनियम लाया गया है। ठीक है, अधिनियम कब लाया गया, यानी एक्ट कब लाया गया, जैविक कृषि अधिनियम, ये 2021 में लाया गया। और इसके माध्यम से उत्तराखंड में जो फर्टिलाइजर होते, जो केमिकल, उसका इस्तेमाल करने पर धीरे धीरे प्रतिबंध लगाने की बात चल रही थी कि इससे क्या होगा कि जो नदी में जो प्रदूषण हो रहा है, यानी रिवर में जो वाटर पॉल्यूशन हो गया, तो वो क्या होगा, इससे कम होगा। क्योंकि आप जानते हैं इस समय जो भी हम लोग खाते हैं, एक तो हाइब्रिड सीड से बने हुए होते हैं, और दूसरी इतने ज्यादा केमिकल उसमें होते हैं जिससे दिक्कतें पैदा होने लगते हैं। देखिए, भारत का पहला ऑर्गेनिक जो स्टेट है वो है आपका सिक्किम। सिक्किम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सिक्किम जो स्टेट है, इस स्टेट में किसी भी प्रकार के एग्रीकल्चर में जो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया जाता है। कृषि में क्या है, जो रासायनिक खाद होता है, जो केमिकल फर्टिलाइजर होता है, इसका इस्तेमाल, खाद या उर्वरक जिसे कह सकते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो कहाँ पे है, सिक्किम। इसको भारत का पहला ऑर्गेनिक या कार्बनिक या जैविक, कुछ भी कह सकते हैं, कार्बनिक, ऑर्गेनिक या जैविक राज्य कह सकते हैं। यानी कृषि में इस तरह का इस्तेमाल नहीं था। अभी देखिएगा, भारत में एक योजना शुरू किया था, नमामि गंगे योजना। आप लोग जानते होंगे नमामि गंगे योजना, जो उत्तराखंड के हरिद्वार से शुरू किया गया था। पहले इसमें हेमा मालिनी किया था, इनके ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे। तो 2014 में शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत भी ये बात की गई थी, जहां जहां गंगा नदी बहती है उसके 500 मीटर के दायरे में जो भी एग्रीकल्चर होगा, तो 500 मीटर के दोनों साइड में जो एग्रीकल्चर होगा उसी में केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होगा। ये भी उसमें एक प्रावधान है। तो नमामि गंगे योजना कब शुरू किया, 2014 में शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया था, हरिद्वार शुरू किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ शुरू किया था, नमामि गंगे हरिद्वार से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, महिमा वर्मा किससे संबंधित है। देखिए ये क्या है, महिमा वर्मा क्या है, कोच के रूप में काम करती है और प्रशिक्षक भी रहा है। और ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। तो ये क्या है, क्रिकेट से संबंधित है। कौन, महिमा वर्मा कौन है, क्रिकेट से संबंधित है। जो क्रिकेट से संबंधित है, इसको ध्यान रखिए। अगला है, उत्तराखंड खंड सरकार द्वारा अपनी पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया है, ये 2016 में पारित किया। देखिए, हमारे देश में जो पंचायती राज लागू कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। और इसका अधिनियम कब बना था, जो एक्ट बना था वो बना था 1992 में बना था, जिसको आप लोग जानते हैं कि 73 बे अमेंडमेंट के माध्यम से क्या है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दी गई थी। इसलिए आप लोग जानते हैं कि 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायत दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और भारत में जो त्रिस्तरीय, इसको थ्री टीयर पंचायती राज कहा जाता है, ये सबसे पहले नागौर में शुरू हुआ था, जो राजस्थान में है। कहाँ पे, राज राजस्थान में नागौर में शुरू हुआ था। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को शुरू हुआ था। नेहरू जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और इसीलिए इस सिद्धांत को किसने दिया था, त्रिस्तरीय, इसको दिया था बलवंत राय मेहता जी ने दिया था। इसलिए बलवंत राय मेहता जी को क्या होता है, फादर ऑफ थ्री टीयर पंचायती राज सिस्टम कहा जाता है। ठीक है। उत्तराखंड में जब उत्तर प्रदेश था तब से शुरू हुआ, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद 2016 को सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। और एक बात समझ लीजिएगा, उत्तराखंड में एक क्वेश्चन बहुत बार उत्तराखंड में पूछी जाती है कि उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण किस वर्ष दिया गया था और उसमें मुख्यमंत्री कौन थे। ये उत्तराखंड आयोग द्वारा, यानी लोकसभा आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड में जो देखिए, मेल अधिनियम में 33% आरक्षण की बात था। ठीक है, जो 1992 में जो अधिनियम पारित हुआ था उसमें 33% था। और उत्तराखंड में इसे 2008 में इसको बढ़ाकर क्या कर दिया, पंचायत में 50% महिलाओं को दिया गया आरक्षण, रिजर्वेशन दिया गया, कितना, 50%।
और इस समय बीसी खंडूरी जी क्या थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। कौन थे? भुवन चंद्र खंडूरी या बीसी खंडूरी क्या थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। तो इस समय अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में जो पंचायती राज है, इसमें महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दी जाती है, वो है 50%। आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। उत्तराखंड का ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है, जहाँ पे ग्रामीण से संबंधित क्या होता है, ट्रेनिंग वगैरह होता है। तो उत्तराखंड ग्रामीण विकास संस्थान, ये अगर आप जाते हैं रुद्रप्रयाग, रुद्रपुर, तो रुद्रपुर में है। कहाँ पे है? रुद्रपुर में है। तो उत्तराखंड ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है? ये रुद्रपुर में है। जो ग्रामीण संबंध किया होगा यहाँ पे, जो वीडियो वगैरह होता है, उनके रिसर्च वगैरह जो होते हैं यहाँ पे होते हैं, उनको ट्रेनिंग वगैरह भी यहाँ पे दी जाती है। तो ध्यान देगा। तो उत्तराखंड में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है? 50%। किसने दिया था? बीसी खंडूरी जी ने दिया था, 2008 में इनको अधिनियम दिया था। मूल में कितना था? 33% था। मूल संविधान में कितना था आरक्षण? 33%। अब ये उत्तराखंड संबंधित क्वेश्चन हो गया है। अब लोग देखते हैं थोड़ा सा जीएस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, कि जिससे आपको, ठीक है, अलग अलग हिंदी भी होगा। अगर आप लोगों को हिंदी या पेडागोजी का क्लास अगर आप लोगों को चाहिए डेमो के रूप में, तो आप लोग बोल दीजिएगा नीरज सर क्या है, पेडागोजी क्लास एक दिन ले लेंगे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, ये जीएस क्वेश्चन है। जीएस क्वेश्चन कैसे आता है उसको भी जरा ध्यान देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 243 यानी 243 का संबंध किससे है? देखिए 243 का संबंध अभी आप समझ लीजिए, ये पंचायत के बारे में। देखिए जहां पे पंचायती राज आएगा ना, तो आर्टिकल क्या लगाएंगे? 243। और जहां पे पंचायत शब्द का इस्तेमाल किया जाए, तो ये क्या है, ये आर्टिकल कितने में है? ये आर्टिकल 40 में है। आर्टिकल 40 में क्या पंचायत के बारे में उल्लेख है, और पंचायती राज के बारे में जो उल्लेख है वो क्या है? 243 है। और ये क्या है, ये इसको डीपीएसपी में रखा गया है। डीपीएस मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया था। और जो ये है, ये इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में। क्या देगा? संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया। इसको अलग अलग इसको ध्यान रखिएगा। आगे है प्रति वर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया? देखिए मानव अधिकार दिवस को ह्यूमन राइट जिसे कहा जाता है, ये हमेशा मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को क्या है, जो यूएनए है, जिसको संयुक्त राष्ट्र महासभा है, उनके द्वारा क्या है, 10 दिसंबर 1948 को जो मानवाधिकार के संबंध में अधिनियम पारित किया था उसे। देखिए भारत में इसको बहुत बाद में इसको अपनाया गया। भारत में 1992 में, 1992 में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, जिसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जिसे कहते हैं आप लोग। उसका गठन कब किया गया था? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया था, 1992 में बनाया गया था। ठीक है, जो ह्यूमन राइट संबंधित क्या होता है, काम करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको दोनों को ध्यान दीजिएगा। अगला है ओलंपिक जो मसाल्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए ओलंपिक जो गेम है, ये सबसे पहले क्या था, एथेंस से शुरू हुआ था। एथेंस इस समय जो यूनान आप देश सुनते हैं, जिसको ग्रीक कहा जाता है, वहां से शुरू हुआ था। और उसी से क्या है, ओलंपिक गेम शुरू हुआ था। और इसमें क्या होता है, उनमें देखिएगा 5 जो गोला बने होते हैं, जो 5 महाद्वीपों का प्रतीक है। पहले क्या है, 5 महाद्वीप इसमें भाग लेते थे, तो इसमें 5 महाद्वीप का क्या है, उसमें गोला जैसे बने हुए हैं। तो इसका मतलब होता है कि ओलंपिक मशाल, देखिए मशाल हमेशा जलते रहते, कभी बुझता नहीं है। तो इसका मतलब क्या, निरंतरता बने थे। खेल में क्या होता है, निरंतर, जीवन में भी निरंतरता होनी, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई में भी अगर कंटिन्यूटी छोड़ देंगे, तो फिर क्या होगा, उसमें भी दिक्कतें आना शुरू कर देगा, पढ़ाई खत्म हो जाएगा। इसलिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। इसलिए देखिए हम लोग इसलिए शुरू किए, देखिए बहुत सारे कोचिंग सेंटर क्या रिकॉर्डिंग क्लासेस वगैरह देते हैं, उसमें कम फीस से क्या होता है क्लासेस करवाते हैं। तो हम लोग इसको इसलिए नहीं किया है, क्योंकि आप यहाँ पे कभी भी क्या है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं हमसे, क्वेश्चन ला सकते हैं, उसको डिस्कशन करते हैं, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो। अभी देखिए पुराने जो लेक्चरर के जो स्क्रीनिंग के बैच के बच्चे हैं, वो लोग फिर से रिज्वाइन कर रहे हैं। उनसे कोई फीस नहीं लिया जा रहा है, लाइफ टाइम में एक बार ही फीस लिया जा रहा है। जिससे क्या होता है, आप लोगों को भी क्या सुविधा मिले, क्योंकि देखिए
तो लोग, बहुत से लोग जॉब भी करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, उनको देने में बहुत सारी दिक्कतें भी होता है, लेकिन क्या होता है हमारा कुछ खर्चे भी होते हैं ना, उसको भी थोड़ा सा अगर नहीं होगा तो मोटिवेशन भी नहीं मिल पाता है, उसको भी ध्यान रखिएगा। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रख के क्या होता है, थोड़ा सा फीस लेना भी बहुत जरूरी है। और इससे क्या होगा, आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि फीस देने पर क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी बनती है। नहीं तो फ्री में क्या होता है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं है। इसमें क्या होता है, आप लोग हमें कभी भी फोन कर सकते हैं, जो भी टीचर जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उसको फोन करके व्हाट्सएप के माध्यम से हर डाउट को क्या है, कर सकते हैं। तो इसको इसलिए क्या होता है, थोड़ा सा फीस हमारा इसमें ज्यादा है। अब इसको सरवाइव करने के लिए बहुत जरूरी भी है। ठीक है। तो क्या है, 10 दिसंबर मतलब निरंतरता को दिखाने के लिए ऐसे किया जाता है, इसको ध्यान देगा। आगे देख, करंट अफेयर के क्वेश्चन है, इसको नहीं कराएंगे, जो श्री हरिकोटा से जो छोड़े गए हैं, ये सब देखिए। इसमें देगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 में जो दिया गया था उसको छोड़िए, अभी देखिए 2024 में जो दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। उस दिन आपको बताया था। तो अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार किनको दिया गया है, मिथुन चक्रवर्ती जो को दिया गया है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो दादा भाई फाल्के पुरस्कार है, जो भाई थे, इन्होंने क्या है, इसको हमारे फिल्म इंडस्ट्री का पितामह कहा जाता है। फिल्म इंडस्ट्री का क्या कहा जाता है, पितामह कहा जाता है, बॉलीवुड का। और इन्होंने सबसे पहले एक फिल्म बना था जिसका नाम है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र फिल्म का नाम सुने होंगे। तो ये सबसे पहले किसने बना था, दादा भाई नरोजी ने, नरोजी सॉरी, दादा साहब फाल्के जी ने बनाए थे। तो इन्हीं के नाम पे क्या था, फिल्म जगत का सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो कौन सा है, दादा भाई फाल्के अवार्ड है। तो इस साल किसको दिया गया है, तो इस साल आपको दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया है। अभी देखिए करेंट का क्वेश्चन अभी हम लोग इसमें नहीं करेंगे। ये देखिए ओस्लो समझौता भी क्या है, करेंट से संबंधित है, इसको हम आगे करेंगे। अगला देखिए, प्याज के जो लाल रंग होने के क्या कारण है। प्याज देखिए जब क्या होता है, वो जो कच्चा रहता है तो उसमें कम लाल लाल होता है, जब धीरे धीरे वो पकने लगता है तो होता है। तो पहली बात है कि जो प्याज है उसके कौन से भाग हम खाते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखिए, प्याज की जो तना होता है उनको हम खाते हैं। प्याज के क्या है, तना यानी जो स्टेम होता है उसी को क्या था, खाने के रूप में यूज करते हैं। प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, तना होता है, जड़ मत समझिएगा। ठीक है, ये तना होता है। आप लोग बता सकते हैं कि जो हींग होता है, हींग सबके घरों में होगा लगभग, हींग पेड़ पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। हींग क्या होता है, पेड़ पौधे के किस भाग से प्राप्त किया था, हींग भी क्या है, पेड़ पौधे से प्राप्त किया था, ये इसको ध्यान रखिएगा। हींग हो गया, कपूर हो गया, ये सब पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो प्याज क्या है, पहले तना होते हैं, प्याज हो गया, हल्दी हो गया, ये सब होता है। ठीक है, इसमें जो रंग होता है उसका होता है एंथोसाइनिन की उपस्थिति कहते हैं। या प्याज देखे होंगे, या जो सेब देखे होंगे, सेब के ऊपर भी लाल रंग का होता है, तो इसको एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो अलग अलग जो होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं। अब मतलब प्याज को काटने पर जो आंखों में जलन होता है वो किसके कारण होता है, प्याज में सल्फर पाया जाता है। तो सल्फर के कारण क्या होता है, प्याज को काटने पर क्या होता है, आंखों में जलन होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये सब देखिए, ये अभी हींग पूछ लिया तो क्या होगा आंसर, कि कठिन कठिन सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है, कि आप लोग थोड़ा सा ढूंढिए, आप लोग थोड़ा सा इसको क्या है, सर्च कीजिए कि क्या है इसका। ठीक है, नहीं आएगा तो इसमें हम बात करेंगे, सारे क्वेश्चन का जवाब हम आप लोगों को देंगे, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में सर्वाधिक भेदन शब्द, भेदन मतलब इसको छेद करके पार कर जाए तो एक्स रन के तरंग दैर्घ्य होगा। देखिए, तरंग दैर्घ्य अगर बड़ा होगा तो वो पार्टिकल बड़ा दिखाई देगा, तरंग दैर्घ्य अगर छोटा, जिसको वेवलेंथ कहते हैं, तो वह बड़ा दिखाई देगा। इसलिए क्या होगा, जितना छोटा क्या होगा वेवलेंथ होगा, वो उतना ज्यादा क्या होगा, उसका भेदन क्षमता ज्यादा होगा। तो 2 एंगस्ट्रॉम जो होता है उसका भेदन क्या होगा, उसकी जो आकार होगा वो छोटा होगा, तो वो जल्दी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि यदि माता पिता दोनों का रक्त समूह ए बी पॉजिटिव हो तो उनके बच्चों में रक्त समूह हो सकते हैं। देखिए, सबसे अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। देखिए, जब से पहले जो रक्त समूह है जिसको ब्लड ग्रुप कहा जाता है, सबसे पहले लैंड स्टीनर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इनकी खोज की थी। इसने खोज की थी, लैंड स्टीनर। तो ध्यान रखिएगा, लैंड स्टीनर क्या होता है, इनकी खोज की थी, लैंड स्टीनर, इनकी खोज की थी। और इन्होंने बताया कि हमारे शरीर में क्या है, 4 प्रकार के क्या होता है, ब्लड ग्रुप है।
कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप है? चार, ए बी और ओ। ए बी, ए बी और ओ। देखिए ब्लड ग्रुप को कैसे डिनोट करते हैं पहले समझ। देखिए हमारे जो रक्त होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा। एक को हम प्लाज्मा कहते हैं और एक को क्या होता है, सेल्स या कणिकाएं कहते हैं। जो प्लाज्मा होते हैं और जो सेल्स होते हैं, सेल्स में मेन जो आरबीसी होता है जिसको लाल रुधिर कणिका कहा जाता है, रेड ब्लड सेल कहा जाता है, ये हमारे शरीर में क्या होता है, कणिकाओं में सबसे ज्यादा होता है, यानी जो सेल्स होता है उसमें ज्यादा होता है। हमारे शरीर में जितने भी कण है यानी ठोस वाला भाग है ना, उसको क्या कहते हैं, सेल्स कहा जाता है। और ये क्या है, ये ठोस होता है। जो हमारा रुधिर होता है ना वो ना तो पूरी तरह से ठोस होता है, ना पूरी तरह से क्या होता है, लिक्विड होता है, यानी वो सेमी सॉलिड से होता है। ध्यान दीजिएगा इसको कहता है। और जो ब्लड होता है उसको क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू कहा जाता है या तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। ये बड़े विस्तार से आपको बताया जाएगा। तो हमारे शरीर में जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है उनमें पाया जाता है एंटीजन। और इसी एंटीजन के आधार पर क्या होता है, ब्लड ग्रुप का डिवीजन किया जाता है। ठीक है। एंटीजन के कारण क्या होता है, इसमें ब्लड ग्रुप का क्या डिवीजन किया जाता है। और क्या होता है, एक दूसरा होता है जिसको एंटीबॉडीज कहा जाता है। दूसरा क्या होता है, एंटीबॉडीज होता है। तो देखिएगा क्या होता है कि एंटीबॉडीज और एंटीजन दोनों सेम ग्रुप का नहीं होना चाहिए। अगर एंटीबॉडीज और एंटीजन अगर सेम ग्रुप का होगा तो हमारे ब्लड क्या होता है, आपस में क्या होता है, जो आरबीसी है वो क्या होता है, चिपक जाता है। यानी आपस में क्या होता है, चिपक जाने से क्या होता है, और ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है वो बंद कर देता है और व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। ठीक है। तो व्यक्ति का मृत्यु कब होता है, जब सेम हो जाता है, एंटीजन और एंटीबॉडी सेम टाइप का ग्रुप का होता है, तब ऐसा होता है। अब देखिए बोल रहा है कि ए बी पॉजिटिव रक्त समूह है, तो इसमें क्या होगा, देखिए ए बी जो पॉजिटिव है ना, तो इसमें क्या क्या बन सकते हैं, पहली बात है। तो इसमें तो ओ तो बन ही नहीं सकते, पहली बात है, ओ नहीं बन सकते। देखिए ए बी में जो क्या होता है, देखिए ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है ना, इसको क्या कहते हैं, ये सभी से ब्लड ले सकता है। इसको क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, यानी सर्वग्राही कहा जाता है। और जो ओ होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, सभी को क्या है, ब्लड दे सकता है। ए बी क्या होता है, सभी को ब्लड दे नहीं सकता, केवल अपने ही ग्रुप में ब्लड दे सकता है। आप बताइए जब अपने ही ग्रुप में कोई ब्लड दे पाएगा, ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, वो तो ना तो ओ को दे पाएगा, ना तो ए को दे पाएगा, ना तो ए बी को दे पाएगा, तो उसमें एक ही बनेगा। तो सभी बच्चे क्या होगा, ए बी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि किसी को दे नहीं सकता है, अपने ग्रुप को ही दे पाएगा। तो अगर माता पिता का ए बी है तो बच्चों को भी क्या होगा, ए बी हो जाएगा। तो इसके बाद विस्तार जब साइंस बताएंगे आपको तब इसको बहुत विस्तार से आपको इसमें बताया जाएगा। अगला है लोहे में जंग लगने से जिंक का परत चला जाता है, बचाने के लिए जिंक जो होता है उसको चला जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। आप लोग देखेंगे किसी लोहे को अगर बाहर में रखते हैं तो लोहा क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे एयर में जो मॉइस्चर जो होता है या आर्द्रता होती है, नमी होता है, उससे क्या होता है, क्रिया करके इसके ऊपर क्या होता है, जंग लग जाता है। तो उससे क्या होगा, उसको बचाने के लिए कि कार्बनाइजेशन किया जाता है, कि उसमें क्या होता है, जिंक का क्या होता है, लेयर चला जाता है। जिंक का क्या होता है, लेयर उसमें चला जाता है। जिंक का क्या चला जाता है, लेयर उसमें चला जाता है। जहाँ पे आप लोग को डाउट हो उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, दोबारा दोबारा जितनी बार पूछ सकते हैं जब तक क्लियर ना हो पाए, क्योंकि मेन मकसद क्या है, सबको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। देखिए यहाँ पे लाइट ईयर की बात कर रहे हैं, प्रकाश वर्ष भौतिक राशि। देखिए प्रकाश वर्ष, देखिए यहाँ से लग रहा है कि क्या है, ये समय का मात्रक होगा, लेकिन नहीं है। ये किसकी मात्रक है, डिस्टेंस की मात्रक है। किसकी मात्रक है, डिस्टेंस। अभी प्रकाश वर्ष होता क्या है, देखिएगा प्रकाश वर्ष क्या होता है, देखिए हमारे जो सन है, सन से जो लाइट निकलती है या जो प्रकाश निकलती है, विकिरण है या रेडिएशन जो भी होता है, वो एक वर्ष में कितने, एक वर्ष में जितना दूरी तय करे, वर्ष में जितना दूरी तय करे, इन डिस्टेंस को क्या कवर करे, उसी को क्या है, लाइट ईयर कहा जाता है। क्योंकि आप जानते हैं प्रकाश की चाल क्या होता है, जो वैक्यूम होता है यानी निर्वात होता है, उसमें कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो को क्या है,
अगर आप एक वर्ष से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना होगा उतना क्या होगा, हमारा एक प्रकाश वर्ष की दूरी होती है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, दूरी की मात्रा। और प्रकाश वर्ष से भी एक बड़ा मात्रक और होता है जो दूरी का, जिसको पार्सेक कहा जाता है। प्रकाश वर्ष से भी एक दूरी होता है जिसको क्या कहते हैं, पार्सेक। पार्सेक क्या होता है, एक पार्सेक इक्वल टू कितना होता है, पार्सेक क्या होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो एक पार्सेक इक्वल टू 3 × 26 प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रा क्या होता है, पार्सेक होता है। इसको देखिए, तो ये किसकी मात्रा क्या है, डिस्टेंस की मात्रा है। डिस्टेंस की मात्रा क्या हो गया, लाइट ईयर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो सोलर सेल है या उसको जो सौर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है। आप लोग जानते हैं सोलर सेल बनाने के लिए अभी क्या है, सेमी कंडक्टर की आवश्यकता होती है, जो सोलर जो प्लेटें बनाई जाती है। अभी देखिए भारत सरकार ने क्या है, गुजरात में भारत का पहला क्या है, जो सेमी कंडक्टर क्या है इंडस्ट्री उसमें स्थापित किया है। सेमी कंडक्टर अब जो लोग जानते हैं, जितने भी चिप वगैरह बनाए जाते हैं, कंप्यूटर के हो गया, आपका मोबाइल के होंगे, ये सब सेमी कंडक्टर के बने होते हैं। और सेमी कंडक्टर जो हमारे यहाँ पे ज्यादा यूज किया जाता है, वो क्या होता है, एक तो सिलिकॉन होता है और एक क्या है, जर्मेनियम होता है। इससे क्या होता है, सेमी कंडक्टर बनाया जाता है। तो ये क्या होता है, ये विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होता है, इसको चेंज कर देते हैं। अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो अलग अलग प्रकार के एनर्जी को अलग अलग एनर्जी में कन्वर्ट, जैसे आप लोग देखे होंगे, जो हमारे हम इस्तेमाल करते हैं मोबाइल। मोबाइल क्या होता है, मोबाइल में क्या होता है, जो हमारे विकिरण ऊर्जा होता है उसको क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा में चेंज कर देता है। कि भाई मोबाइल में क्या आ रहा है, रेडिएशन आ रहा है ना, तरंग आ रहा है, वेवलेंथ आ रहा है, उसी को पकड़ के मोबाइल उसको क्या करता है, साउंड में कन्वर्ट कर देता है। आपके घर में मोटर लगे होंगे, तो मोटर क्या है, विद्युत ऊर्जा को क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी में बना देता है। उसके बाद जनरेटर होता है, जो जनरेटर क्या करता है, जो मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये बहुत सारे क्या है, अलग अलग वस्तु होते हैं उसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, रक्त में पाए जाने वाली कणिकाएं जिनका संबंध रोग पर, देखिए हमारे शरीर में जो जितने भी डिजीज होता है, यानी इम्यूनि सिस्टम होता है कमी। ठीक है, डिजीज क्यों होता है शरीर में, जब हमारे शरीर के जो इम्यूनिटी पावर होता है, जिसको प्रतिरोधन क्षमता कहते हैं, कमजोर हो जाता है तो हमें बीमारी होती है। और हमारे बॉडी में जो 3 प्रकार के सेल्स बताया था, ब्लड में आपको बताया था, एक आरबीसी हो गया, एक डब्ल्यूबीसी हो गया, और एक क्या है, प्लेटलेट्स हो गया। तो ये जो डब्ल्यूबीसी है, जिसको श्वेत रुधिर कणिकाएं कहा जाता है, इनका काम होता है शरीर में क्या है, इम्यूनिटी पावर को बनाए रखना। इसलिए तो बोला जाता है कि रोज सुबह उठ के दौड़िए, व्यायाम कीजिए, जिससे शरीर में क्या होगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। जो हमारे नेचुरल चीज है उसको खाइए, तो इम्यूनिटी पावर क्या होगा, इससे बूस्ट होता है। आप कोरोना काल में सबने इस्तेमाल किया होगा, जड़ी बूटी जो भी चीज का इस्तेमाल किया होगा, तो इसको होता है। और देखिए हमारे शरीर में क्या होता है, जिनके शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा उनको बीमारी कम होगा, जिनके शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम जितना वीक होगा उतना कम होगा। यानी कुल मिला के हमारे शरीर में अगर डब्ल्यूबीसी अगर ठीक ठाक है, तो हम क्या है, बीमार कम पड़ेंगे। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाएगा, जैसे आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, एड्स, जो वायरस से होता है, उसमें भी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाता है, उसी को क्या एड्स कहा जाता है। लेकिन एक बात और ध्यान देगा, जब डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज्यादा हो जाता है उससे भी बीमारी होता है। आप लोगों ने सुना होगा ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया का नाम सुना होगा, जिसको रक्त कैंसर कहा जाता है, ब्लड कैंसर जिसे कहते हैं। उसमें क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको क्या होता है, ब्लड कैंसर भी हो सकता है। तो कम से भी बीमारी, ज्यादा से भी बीमारी, इसलिए शरीर को क्या है, मेंटेन बहुत जरूरी है। अगला है, टीकाकरण किसने शुरू किया था। जो टीका जानते हैं जिसको वैक्सीन कहा जाता है, वैक्सीन सबसे पहले किसने बनाया था। देखिए वैक्सीन जो बनाया था वो बनाया था एडवर्ड जेनर ने बनाया था। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले जो वैक्सीन बनाया था, ये पॉक्स की जो वैक्सीन होता है ना, पॉक्स जिसको चेचक कहा जाता है, पॉक्स जो होता है, दाने दाने शरीर में हो जाता है, उसके वैक्सीन बनाया गया था। और दुनिया का पहला वैक्सीन इंडिया, जिसको चेचक बीमारी कहता है, तो पॉक्स का टीका बनाया था एडवर्ड जेनर ने बनाया था। उसको ध्यान दीजिए, एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले बनाया था, पॉक्स के टीके बनाए थे।
और जोनस साल्क ने किसका टीका बनाया था? ये बनाए थे पोलियो के टीके। एक बात ध्यानिएगा, ये जो जोनस ई साल्क है, ये एक बहुत बड़े महान व्यक्ति समझ लीजिएगा। इन्होंने क्या है, जो टीका बनाया था उसमें कभी रॉयल्टी नहीं लिया, बिना रॉयल्टी को क्या है टीका लोगों को दिया। देखिए, इन्होंने जो पहला जो टीका बनाया था ना, पहले क्या था इंजेक्शन के माध्यम से दिया था, बाद में क्या था इसी का नया वर्जन आया जिसको ड्रॉप कहा जाता है। ड्रॉप मतलब जो मुंह में पिलाते हैं, अभी पोलियो को जो ड्रॉप होता है ना, पहले पोलियो का क्या था इंजेक्शन आया करते थे। तो इंजेक्शन जो बनाया गया था वो जोनस साल्के ने बनवाया था, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने कभी रॉयल्टी नहीं लिया, तो करोड़ों का उन्होंने ये किया, तो ध्यान रखिएगा। एडवर्ड जेनर ने किसका बनाया? पॉक्स का। और जोनस ने क्या बनाया था? पोलियो का। पोलियो किससे होता है? ये भी वायरस से होता है। और अधिकतर क्या होता है, गंदे पानी का इस्तेमाल और इस तरह से जो वायरस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, इसमें अधिकतर होते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है, जो भी आप लोग गाड़ी वगैरह चलाते, स्कूटी हो गया, कार चलाते होंगे, तो पीछे से जो भी चीज आपको देखना होता है, उस देखने के लिए किस प्रकार के मिरर का यूज किया जाता है, दर्पण का है। देखिए, मेनली दर्पण होता है दो तरह का। एक होता है प्लेन दर्पण होता है, जिसको प्लेन मिरर कहा जाता है, और एक होता है आपका गोलीय मिरर। ठीक है। जो गोलीय मिरर होता है वो होता है दो प्रकार के। एक होता है आपका उत्तल दर्पण, और एक होता है अवतल दर्पण, यानी कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर कहा जाता है। देखिएगा, एक बात है, अगर किसी चीज को दूर से देखना, वस्तु को छोटा देखना होगा तो उत्तल, अगर वस्तु को छोटा देखना होगा या दूर से देखना होगा तो किसका इस्तेमाल करेंगे? उत्तल दर्पण का ही इस्तेमाल करेंगे। वस्तु को अगर बड़ा देखना है, नजदीक से देखना है, तो उसके लिए किससे करेंगे? कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आप लोग देखेगा, जो जो भी गाड़ी के जो ड्राइवर के बगल वाला जो शीशा होता है, वो हमेशा क्या होता है? उत्तल दर्पण का बना होता है, दूर के वस्तु को दिखा देता है, छोटा दिखाई देता है। लेकिन जो अवतल दर्पण होता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, यानी जो शैडो बनता है, वो बड़ा होता है। आप लोगों ने जो देखा होगा, जो नाई के दुकान होगा, ब्यूटी पार्लर के दुकान होते हैं, इनमें क्या होगा? अवतल दर्पण लगे होते हैं, बड़ा चेहरा दिखाई देता है। या कान नाक के जो डॉक्टर होते हैं, जो कान के अंदर नाक के अंदर जो दिखता है उनको, गले के अंदर जो दिखता है, ईएनटी जो डॉक्टर जिसे कहा जाता है, वो भी क्या है? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं कि वस्तु बड़ा दिखाई दे। अब समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण मेनली क्या होता है, घरों में इस्तेमाल करते हैं। जो घरों में इस्तेमाल होता है, छोटे जो दर्पण होता है, ये हमेशा क्या होता है? आपके समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर ये होते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये क्या कैसा होता है? प्लेन मिरर होता है। आप लोग भी अपने आसपास और कोई जोड़ने करना चाहे तो आप लोग उनको 2 दिन डेमो क्लास करने के लिए बोल सकते हैं। अगर बढ़िया लगेगा तो ज्वाइन करेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, सबको आगे ले जाना है। ठीक है। और लोग थोड़ा सा कम हो जाएगा तो हम ऑटोमेटिक फीस कम कर देंगे। अभी थोड़ा सा कम लोग हैं, तो ज्यादा लोग हो जाएंगे तो फीस भी कम हो जाएगी। अगला देखिए, एक क्वेश्चन लास्ट में रह गया है। एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है। अब गेंद है, कोई भी चीज है, वस्तु को अगर लुढ़कते देखे हैं तो वो क्या है? चलता रहता है, बंद हो जाता है। ऐसे क्यों होता है? तो ये फ्रिक्शन के कारण होता है, घर्षण के कारण होता है। अगर पूरे पृथ्वी में घर्षण को खत्म कर देंगे तो हर वस्तु क्या होगा? घूमते रहेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो हमारे अंतरिक्ष में है ना, वहां पे फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए वहां पे हर वस्तु क्या होता है? फ्री मूवमेंट में चलते रहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा इनर्शिया। इनर्शिया का नाम सुने होंगे। कुछ जो क्या होगा, जो घर्षण होता है उसके इनर्शिया में क्या होता है कि आप जो जानते हैं कि जब तक उसमें बाहरी बल नहीं लगाया जाता है, तब तक क्या होता है, कोई वस्तु क्या होता है, गति है तो गति में रहता है, स्थिर है तो स्थिर में रहता है। लेकिन फ्रिक्शन के कारण क्या होता है? हर वस्तु क्या होता है? रुक जाता है। तो स्पेस में क्या नहीं होता है? स्पेस में आपका फ्रिक्शन नहीं, स्पेस में क्या नहीं होता है? फ्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है। लेकिन अभी ये क्या है, पूरे क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। आप लोग कल भी ज्वाइन कीजिएगा। और जितने भी होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, फोन नंबर दे रखे हैं आप।